हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 6, जो कि हमारा पीसेंट एंड फार्मर्स। हम इसमें देखेंगे कि जो एंशियंट टाइम्स में जो पीसेंट थे और जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ कैसी थी, या कॉलोनियल गवर्नमेंट जब यहाँ पर आई, या अलग अलग कंट्रीज़ पर जब कॉलोनियल रूल था तो उनकी जो लाइफ थी वो किस तरह की थी। तो देखते हैं हमने इसके शॉर्ट नोट बना लिए जिससे आपको पूरी एनसीईआरटी को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। तो पहला है हमारा ओपन फील्ड एंड कॉमन लैंड। तो इसमें है द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड विटनेस्ड रियोट्स। द मेन रीजन बिहाइंड दिस वाज द फियर ऑफ वर्कमैन वर्किंग ऑन द फार्म वेर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स टू द मशीन। तो फर्स्ट हाफ में 19th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के पीपल थे वो काफ़ी डेवलप्ड हो गए थे, लेकिन बाकी के जो रेस्ट कंट्री वहाँ के जो वर्कर थे उनको अंदर एक डर हुआ करता था कि कब उनकी जॉब छूट जाएगी, कब वो जो वर्कर है उससे एक लेबर या फिर एक एम्प्लॉयमेंट की तरह बन जाएंगे या जॉबलेस बन जाएंगे। तो पीसेंट के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। पीसेंट कल्टिवेटेड ओपन फील्ड विच वेर स्ट्रीट्स ऑफ लैंड नियर देयर विलेज। पीसेंट जो हुआ करते थे वो अपने लैंड को कल्टिवेट किया करते थे और उनका एक विलेज हुआ करता था, उसी के पास अपना लैंड हुआ करता था उनका। दिस स्ट्रीट्स वेयर ऑफ वेरिंग इक्वलिटी। दिस वाज अ मेजर टू इंसर दैट एवरीवन हैड अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड लैंड। जो पीपल पीसेंट हुआ करते थे उनके पास एक मिक्स स्ट्रिप हुआ करते जिसमें किसी के पास अच्छा किसी के पास बुरा, या किसी के पास अच्छा बुरा दोनों तरह के लैंड हुआ करते थे। बियॉन्ड दिस स्ट्रीट्स बाय कॉमन लैंड विच वाज यूज्ड बाय ऑल टू ग्रेज कैटल। और सबका कंबाइनली एक कॉमन लैंड हुआ करता था जहाँ पर सारे के सारे जो पीपल है कॉमनली अपने कैटल को ग्रेज किया करते थे, चराया करते थे। गैदर फ्रूट्स एंड बेरीज एंड फायरवुड। और जो पीपल है वहाँ से फ्रूट और बेरीज जो है या लकड़ियाँ हैं, जो जलाऊ लकड़ियाँ फायरवुड जो है उनको कलेक्ट करते थे। द कॉमन लैंड वाज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ पुअर। और जो कॉमन लैंड है उसी पे जो पुअर पीपल हुआ करते थे उनका सर्वाइवल का जो लैंड था वो था कॉमन लैंड। दिस बिगेन टू चेंज फ्रॉम 16th सेंचुरी। अब ये जो कंडीशन थी उनकी 16th सेंचुरी से थोड़ी चेंज होने लगी। बुल बिकम इम्पोर्टेंट, जो ऊन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया उन लोगों के लिए। फार्मर बिगेन टू इनक्लोज फील्ड टू इम्प्रूव सीप ब्रीड एंड इंश्योर गुड फीड। जो फार्मर थे उन्होंने अपनी फील्ड को क्लोज करना स्टार्ट कर दिया और सिप की जो ब्रीड थी उनको भी अच्छा या इम्प्रूव किया, और गुड फीड जो अच्छे से उनको पूरा देखभाल वो करने लगे। With enclosed field, there was no concern of common land. This changed the entire landscape of England. अब जैसे ही फील्ड इनक्लोज हो गई तो जो कॉमन लैंड था वो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ, और जब ये हुआ तो इसका चेंज इंग्लैंड पे देखने को मिला और वहाँ पर पूरी तरीके से लैंडस्केप हो गया। अब आगे हम बात करते हैं थ्रस्ट इन ग्रेन कल्टीवेशन। तो इसमें है फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी ऑनवर्ड इनक्लोजर बिकम डिफरेंट, दे वेयर नाउ फॉर ग्रेन कल्टीवेशन। इंग्लिश पॉपुलेशन वाज एक्सपेंडिंग एंड ब्रिटेन वाज इंडस्ट्रियलाइजिंग। अब जरा देखो 18th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको हम बोलते हैं ब्रिटेन या फिर हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनका जो कल्टीवेशन का सिस्टम था वो भी अलग था। वो अलग न्यू जो ग्रेन थे अब उनको कल्टीवेट करने लगे, और जो बिग इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो भी काफ़ी एक्सपेंड हो गई अलग अलग कंट्रियों में। और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के मैक्सिमम कंट्रीज़ पे अपना रूल कर लिया था। तो वो इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे, वो एक तरह से मार्केट कर रहे थे। पीपल मूव टू अर्बन एरिया। जो पीपल थे अर्बन एरियाज में मूव करने लगे। लेजर पीपल हैव टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स। कम से कम जो पीपल हुआ करते थे अब गुड क्वालिटी का सीड होगा तो वो ग्रेन का प्रोडक्शन भी काफ़ी करेंगे। द मार्केट फॉर फूड ग्रेन एक्सपेंडेड। जो फूड ग्रेन का जो मार्केट था वो भी काफ़ी बढ़ गया। फूड ग्रेन का जो प्राइस था वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गया। द इनकरेज लैंड ओनर्स टू इनक्लोज लैंड एंड इनलार्ज द एरिया अंडर ग्रेन कल्टिवेशन। अब जो इनकरेज या फिर जो इनक्लोज लैंड था उन्होंने अपना एरिया जो था वो काफ़ी बढ़ा लिया। जो रिच पीपल थे उन्होंने अपना एरिया काफ़ी बढ़ा लिया जिससे उनका कल्टिवेशन भी काफ़ी इंक्रीज हो गया। As the English population was rising, the enclosure helped the food production to rise simultaneously. जब इंग्लिश पॉपुलेशन का राइज हुआ या इंडस्ट्रियों का राइज हुआ तो ये जो फूड प्रोडक्शन था ये भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। अब बात कर लेते हैं इनक्लोजर्स की। तो क्या है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज एज मच एज पॉपुलेशन। जो फूड का प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, जितनी भी पॉपुलेशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इंग्लैंड बात प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 80% ऑफ फूड ग्रेन ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम। इंग्लैंड जो है वो लगभग 80% फूड ग्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था जितना कि वो कंज्यूम करते थे उससे। क्रॉप प्रोडक्शन रिसीव अ बूस्ट थ्रू वेरियस क्रॉप रोटेशन टेक्निक। और जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो क्रॉप रोटेशन स्कीम थी वो
या टेक्निक जो थी वो इंट्रोड्यूस हो गई थी। अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग तरह की क्रॉप लगाते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ करता था। Enclosure allow landowners to expand the land under their control and produce more for the market। और जो enclosures या लैंड ओनर जो पीपल थे वो मार्केट के लिए भी जो ग्रेन्स है उसको प्रोड्यूस करते थे। बिटवीन 1750 एंड 1850 6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वाज enclosed। लगभग 1750 से 1850 के बीच में जो 6 मिलियन एकड़ जो लैंड है वो इनक्लोज्ड हो गया, जहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ावा हो गया या प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया। अब बात कर लेते हैं द फार्मर्स की। तो द पुअर नो लॉन्गर हैड एक्सेस टू कॉमन, दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड एंड फाउंड देयर कस्टमरी राइट डिसअपीयरिंग, वर्क बिकम अनसर्टेन, इनसिक्योर, इनकम अनस्टेबल। जो फार्मर हुआ करते थे, जो फार्मर वो लोग हुआ करते थे जो पुअर पीपल हुआ करते थे, उनके पास कोई कॉमन लैंड या फिर अपना पर्सनल लैंड नहीं हुआ करता था और वो डिस्ट्रेस लाइफ, एक डिस्पेयरिंग लाइफ में रहते थे। उनका जो वर्क था या वो भी पूरी तरीके से फिक्स नहीं था, उनकी जो इनकम थी वो भी अनस्टेबल थी। अब हम बात कर लेते हैं आगे, डिपेंडेंसी ऑन मशीन द थ्रेशर। मशीन पे किस तरह की डिपेंडेंसी थी तो ये देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग द नेपोलियनिक बार द थ्रेशिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस टू लेसन डिपेंडेंसी ऑन लेबर एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। जब नेपोलियन का टाइम पीरियड था तो जो थ्रेसिंग मशीन थी वो इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिससे जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई थी और जो प्रोडक्शन थे वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि नई नई मशीन से प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही। आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स एंडेड सोल्जर रिटर्न होम बट फाउंड नो वर्क। जैसे ही नेपोलियंस की बार एंड हुई, जो नेपोलियन की लड़ाई थी वो ख़त्म हुई, तो जो सोल्जर थे वो अपने होम की तरफ रिटर्न हुए, लेकिन उनको वहाँ पे कोई वर्क नहीं मिला, क्योंकि ये जो थ्रेशर थी, ये मशीन जो थी ये पूरी तरीके से फील्ड वर्क कर देती थी। एट द सेम टाइम ऑन एग्रीकल्चर डिप्रेशन सेटअप देयर वाज एग्रीकल्चर सरप्लस एंड लेबर विथआउट वर्क। और उसी टाइम पर एग्रीकल्चर डिप्रेशन भी स्टार्ट हो गया, तो ये जो लेबर्स थे ये बिना काम के ही अपने घरों में रहते थे, जिससे इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज में निकली। अब देखते हैं हम बेड बास्केट एंड डस्ट बॉल। तो क्या है ये? America, the land of promises. During the time of enclosed field in England, in the USA, the white Americans settled were confined to a small narrow strip in the east. Rest of the America was inhabited by Native Americans and covered with grassland and forest. अमेरिका, अब देखते हैं हम, जैसे ही टाइम पीरियड हुआ इनक्लोज्ड का, तो अमेरिका जो थी वहाँ पर एक सेटल लाइफ या फिर एक नैरो स्ट्रिप उन्होंने दिखा दी कि जो पीपल है उनको एक सेटल लाइफ में रहना चाहिए। बाय अर्ली 20th century दिस अमेरिकन मूव वेस्टवर्ड। लेकिन 20th century में जो पीपल थे अमेरिका के वो भी वेस्ट साइड में मूव करने लगे। अमेरिका वाज सीन एज अ लैंड ऑफ प्रोमिस। अमेरिका को लैंड ऑफ प्रोमिस माना जाता था, तो उसका भी रीजन था कि क्या था, देखते हैं। द अमेरिकन इंडियन वे फोर्स टू गिव देयर लैंड एंड मूव वेस्टवर्ड। जो अमेरिकन इंडियंस थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपना लैंड छोड़ जाएं और मूव कर जाएं वेस्ट की तरफ। द वाइट अमेरिकन नाउ मूव वेस्टवर्ड, क्लियर लैंड एंड कल्टिवेटेड वीट। जो वाइट अमेरिकन्स थे उन्होंने अपना जो मूवमेंट था वो वेस्ट डायरेक्शन में किया और वहाँ पर उन्होंने कल्टीवेशन किया, और सबसे पहले जो कल्टीवेशन उन्होंने किया वो था वीट का। आगे हम देखते हैं द एक्सपेंशन ऑफ वाइट टूवर्ड वेस्ट ड्रोव अमेरिकन इंडियन वेस्टवर्ड, फर्स्ट बियॉन्ड द रिवर मिसिसिपी एंड द फर्दर वेस्ट। अब ये जो वाइट अमेरिकन है ये वेस्ट की तरफ मूव हो गए, वहाँ पे कल्टीवेट करने लगे, तो जो अमेरिकन इंडियंस थे वो भी वेस्ट वर्ल्ड की तरफ मूव होने लगे, लेकिन उनको वहाँ पर जाके कोई कॉमन लैंड या किस तरह का लैंड नहीं मिला। द डिमांड फॉर बीट। अब बीट की डिमांड क्यों बढ़ गई देखते हैं। फ्रॉम द 19th century ऑनवर्ड देर वाज अ पॉपुलेशन इंक्रीज। 19th century में जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई। एक्सपोर्ट मार्केट इन बीट बट आल्सो बिकमिंग बिगर। जो एक मार्केट था बीट का, जो एक्सपोर्टिंग मार्केट था बीट का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। डिमांड फॉर बीट इंक्रीज। जो डिमांड थी बीट की वो भी काफ़ी बढ़ गई। बीट सप्लाई फ्रॉम रशिया वाज कट ऑफ। जो सप्लाई किया जाता था रशिया से वो पूरी तरीक़ा से बंद हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द बीट मार्केट बूम्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो बीट का मार्केट था वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया, मतलब काफ़ी इफेक्ट उसमें देखने को मिले। फ्रॉम 1910 to 1919 द एरिया अंडर बीट कल्टिवेशन एक्सपेंड फ्रॉम 45 मिलियन एकड़ टू 74 मिलियन एकड़। लेकिन 1910 से 1990 सेंचुरी में जो बीट का कल्टीवेशन एरिया था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ, वो लगभग 45 मिलियन एकड़ से 74 मिलियन एकड़ पर पहुंच गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंशन। अब देखते हैं ये पॉइंट क्या है इसमें। तो न्यू टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस विथ एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ट्रैक्टर, डिस्क प्लग,
mechanical reapers, combine harvester, etc. began to be used. Machine proved very beneficial to big farmer and wheat production increased manifold. अब जब जैसे ही हमारी जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज होता गया तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंट्रोड्यूस होती गई। तो हमने अलग अलग तरह के इन्वेंशन किए, जिसमें ट्रैक्टर्स हमने देखा, प्लग हमने देखा, मैकेनिकल रिपेयर्स जो होती है वो देखी, हार्वेस्टर, ये सारी चीज़ें हुई। तो जो मशीन है वो जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके काम कर सकती थी। तो जो वर्कर्स हैं उनको काफ़ी परेशानी हुआ करती थी, लेकिन जो प्रोडक्शन है इस चीज़ों का, बीट का या फिर ग्रेन्स का, वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं द पुअर की। तो द मशीन स्प्रेड मेजरली फॉर द पुअर फार्मर। हमने देखा था कि जो मशीन का इन्वेंशन हुआ तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला जो फार्मर थे उन पर। मैनी फोर्ट मशीन ऑन लोन विच दे कुड नॉट पे लेटर। कुछ जो पीपल हुआ करते थे वो मशीन ले लिया करते लोन पर, लेकिन बाद में उसका जो अमाउंट था वो पे नहीं कर पाते थे, जिससे उनका लैंड जो था वो पूरा कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर चला जाता था। जॉब्स वेर डिफ़िकल्ट टू फाइंड। जॉब्स लेना बहुत मुश्किल हो गया था। प्रोडक्शन एक्सपेंड एंड सून देर वॉज सरप्लस। Wheat price fell and export market were adversely affected. The Great American Depression ruined the farmer in 1930. जो बीट का जो प्राइस था वो भी काफ़ी डिक्रीज हो गया, तो ये छोटे छोटे फार्मर्स थे उनको ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। और फिर 1930 में अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन देखने को भी मिला। आगे हम बात कर लेते हैं डस्ट बॉल की। तो क्या है ये? इन 1930 ग्रेट डस्ट स्टॉर्म्स वेर एक्सपीरियंस दिस किल्ड कैटल एंड डिस्ट्रॉय लैंड। अब वहाँ पर किस तरह का स्टॉर्म आया एट 1930 में, जिससे वहाँ के जो कैटल थे वो भी काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए और जो लैंड था उस पर भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला। फार्मर हैड क्लियर लैंड ऑफ ग्रास विच री-रेंडर्ड large areas of land coverless and dry. The ecology of the areas was treated and American had to pay the price for debt. अब वहाँ का जो एरिया था वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो लैंड था जो पूरा फर्टाइल लैंड था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था, अनफर्टाइल हो गया था। तो इसका इफेक्ट देखने को मिला और फिर इसका अमाउंट जो है अमेरिका को पे भी करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं द इंडियन फार्मर एंड ओपियम प्रोडक्शन। इंडियन फार्मर की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश इन इंडिया वेर ग्रेजुअली इस्टेब्लिश देयर रूल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इन 1755। कॉलोनियल रूल चेंज द इंडियन लैंडस्केप फॉर एवर। ब्रिटिश जो थे पीपल, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और उन्होंने हमारी जो टेक्निक थी पूरी उसको भी चेंज कर दिया था। ट्रेड विद चाइना। अब ट्रेड विद चाइना को देख लेते हैं। ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया इज डायरेक्टली लिंक टू द ब्रिटिश ट्रेड विद चाइना। जो हमारा ओपियम प्रोडक्शन था वो डायरेक्टली लिंक था ब्रिटिश के साथ और चाइना के भी साथ। चाइनीज रूलर डिड नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ फॉरेन ट्रेडर इन चाइना। चाइना के जो रूलर थे, वो जो फॉरेन ट्रेडर थे, जो बाहर के या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूलर थे, उनको अपने टेरिटरी में इंटर करने के लिए मना कर दिया था, वो अलाउ नहीं करते थे। हैंस ट्रेड हैज़ टू बी डन इन सिल्वर कॉइन्स और बुलियंस फॉर द फॉरेन ट्रेडर। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो ट्रेड है वो सिर्फ सिल्वर कॉइन और बुलियन की फॉर्म में ही हुआ करता था। दे थॉट दैट इट वुड इम्प्रोवाइज देयर नेशन एंड डिप्लीटेड वेल्थ। उनका ऐसा मानना था कि अगर उनके नेशन को उसको इम्प्रूव करना है तो सिल्वर कॉइन से वो बिजनेस करेंगे, जिससे उनकी वेल्थ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। द वेस्टर्न मर्चेंट वांट टू बैलेंस देयर ट्रेड विद चाइना एंड हैंस सर्च फॉर अ कमोडिटी दैट कुड सेल इन चाइना। जो वेस्टर्न मार्केट था, ये मर्चेंट जो पीपल थे वो भी अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ मार्केटिंग और सेलिंग किया करते थे। द इंग्लिश बोट टी फ्रॉम चाइना एंड चाइनीज बोट ओपियम फ्रॉम देम। जो इंग्लैंड के जो पीपल थे वो चाइना से टी खरीदते थे और चाइना के जो पीपल थे उनसे ओपियम खरीदते थे। द ओपियम इट सोर्स इंडिया। तो देखते हैं द इंडियन पीसेंट वे फोर्स टू ग्रो ओपियम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बोट दिस ओपियम फ्रॉम देम एट नॉमिनल रेट्स। जो ब्रिटिश पीपल थे वो इंडिया के जो पीसेंट थे उनको फोर्स किया करते थे कि तुम यहाँ पर ओपियम ग्रो करो, और जो ब्रिटिश पीपल थे इंडिया का ओपियम खरीदते थे, लेकिन उसका जो प्राइस था वो काफ़ी कम रखते थे। अब बात कर लेते हैं हम अनविलिंग कल्टिवेटर्स की। तो द कल्टिवेटर्स वे अनविलिंग टू प्रोड्यूस ओपियम फॉर वेरियस रीजन। जो फार्मर्स हुआ करते थे वो ओपियम प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन उसके काफ़ी रीजन थे। तो ओपियम रिक्वायर फर्टाइल लैंड। ओपियम जो है वो ऐसी जगह पर प्रोड्यूस होगा जहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल हो। रेट पर द ब्रिटिश वेयर वेरी लो। और जो ब्रिटिश पे करती थी प्राइस वो काफ़ी कम था। इट रिक्वायर्ड लुकिंग आफ्टर। इसको लगाने के बाद हमें कंटिन्यूसली देखना ही पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखते हैं
The British discovered that opium produced in British territories was declined, whereas in territories not under British rule the production was increased. ब्रिटिश ने इसको देखा कि जो ओपियम प्रोडक्शन है जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश की टेरिटरी है वहाँ पर तो ये डिक्लाइन होता जा रहा है, लेकिन जहाँ पर ब्रिटिश की टेरिटरी नहीं है या ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। ट्रेडर्स वे आर सेलिंग ओपियम डायरेक्टली टू चाइना, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो डायरेक्ट ओपियम जो है चाइना से सेल करते थे। दिस फोर्स द ब्रिटिश टू इस्टेब्लिश इट मोनोपोली ओवर दिस ट्रेड। इसकी वजह से ब्रिटिश जो पीपल थे उन्होंने अपना एक मार्केट या अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया इसी के ऊपर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 6 था, सॉरी, जिसका जो कि था हमारा पीसेंट एंड फार्मर। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।